हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई करंट अफेयर्स। पूरे मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डेज देखने वाले हैं एज ऑलवेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हर साल 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? तो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विपिन चंद्र रॉय, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो, क्योंकि बात हो रही है नेशनल डॉक्टर्स डे की, कब सेलिब्रेट होता है? 1 जुलाई को। कैसे आप याद रखोगे? तो आप देखो, हमने से पहले भी कैसे याद रखा था कि आपने अगर कोई मूवी या कोई सीरियल वगैरह देखा होगा, तो अगर किसी डॉक्टर को कॉल किया जाता है तो उनके पास एक सूटकेस जैसा होता है। वो कैसा होता है? एक तरीके का वो उनका झोला होता है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि अगर डॉक्टर की बात होगी तो वो एक झोला लेके चलता है, राइट। तो एक झोला यानी कि 1 जुलाई। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई किनकी मेमोरी में? डॉक्टर विपिन चंद्र रॉय। और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ था 1 जुलाई 1991 में। थीम क्या है इस बार इसकी? सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 26 एवरी ईयर? किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबसे पहली बात, कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जुलाई को। अब आपसे पूछा है कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑपरेशन है, तो आप लोग को पता भी होगा कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आप देखो, ये जो कारगिल वॉर है इसे और क्या कहा जाता है? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस वॉर है। किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1999 में, राइट। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम कारगिल विजय दिवस? टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स, राइट। कौन सा ऑपरेशन इससे रिलेटेड है? ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 85th रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई 2023? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसने अपना रिसेंटली 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया, वो भी कौन सा? 85th नंबर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CRPF, इट मीन्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो याद रखना है आपको, CRPF अपना जो स्थापना दिवस है, राइट, जो अपना फाउंडेशन डे है, कब सेलिब्रेट करता है? 27 जुलाई को। ध्यान रखना है आपको। अब आप देखो, जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको जनवरी टू दिसंबर वाला जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कैसे हमें याद रखना है। यहाँ पे हम बस रिवाइज करेंगे। 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राइट। क्या है इस बार इसकी थीम? सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड। 1 जुलाई सेलिब्रेटेड एज GST डे। GST डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स है, केम इनटू फोर्स जुलाई 2017 को। GST डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018। नेक्स्ट इज 11 जुलाई। 11 जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 18 जुलाई सेलिब्रेटेड एज नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। 23 जुलाई सेलिब्रेटेड एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई एंड 28 जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? वन लाइफ वन लिवर, हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट इज 29 जुलाई एंड 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। जुलाई में आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है इसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं PM एंड प्रेसिडेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो रिसेंटली 2023 में अभी PM एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इससे हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एज ये अपॉइंटमेंट ही है। तो सबसे पहले आप देखो, हम प्रेसिडेंट देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, हॉन्डुरस की बात हो रही है। कौन सी कंट्री है? हॉन्डुरस। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है यहाँ की, जियोमारा कैस्ट्रो। क्या नेम है इनका? जियोमारा कैस्ट्रो, राइट। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इटली, सर्गियो मैट्रेला। तो इटली के जो न्यू प्रेसिडेंट है, कौन अपॉइंट हुए हैं? सर्गियो मैट्रेला। बुर्किनो फैसो, कैप्टन इब्राहिम तरोर। जर्मनी, फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमर। साउथ कोरिया, यून सूक योल। हंगरी आप देखो तो कैटलिन नोवाक जो फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट है। चिली, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है अब आप देखो सर्बिया, और सर्बिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? एलेक्सेंडर व्यूसिक। तंजानिया के सैम्या सुलूहू हसन जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं। ईस्ट तिमोर के जॉर्ज रेमोस होर्टा, जो नोबल पीस प्राइज विनर भी हैं। फ्रांस के हैं एमेनुअल मैक्रोन। कोस्टा रिका के रोड्रिगो कैवेस। सोमालिया का हसन शेख मोहम्मद। कोलंबिया का गुस्तावो पेट्रो जो फर्स्ट लेफ्टिएस्ट प्रेसिडेंट है, राइट। श्रीलंका का रनिल विक्रमसिंघे। इंडिया के कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट जो है इनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको इसमें क्या याद रखना है कि नताशा पिरिक मुसर जो है हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? नताशा पिरिक म्यूसर। दीना बुलराते हैज बिकम इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो पेरू को अपना फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन मिला है? दीना, राइट। राम सहाय प्रसाद यादव हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे राम सहाय प्रसाद यादव। तो ये इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है रिलेटेड टू PM एंड प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो न्यूली अपॉइंटेड है 2023 में। कजाकिस्तान, अली खान सेमिलोव। बारबाडोस, मिया आर्मर मॉटले। पुर्तगाल, एंटोनियो कोस्टा। पेरू, अल्बर्टो ऑटरेला। इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका, दिनेश गुनवर्धने। कुवैत, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। सोमालिया, हमजा अब्दी बैरे।
फ्रांस एलिजाबेथ बोर्ने, ओके। इटली का अगर हम देखें सो जॉर्जिया मेलोनी जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। स्वीडन उल्फी किर्गिस्तान। मलेशिया अनवर इब्राहिम। डेनमार्क मैटी फ्रेडरिक्सन। फिजी स्टीवन रोबियोका। नेपाल पुष्प कमाल दहल प्रचंडा। गैबॉन एलेन क्लाउडी। बिली बाइनिजी। न्यूजीलैंड क्रिस हिपकिंस। इक्वेटोरियल गिनेनिया मैनुला रॉकबोर्ड के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मालडोवा डॉरिन रेकेन। कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल थानी, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है रिलेटेड टू पीएम एंड प्रेसिडेंट आपको याद रखना है और इसका अलग से वीडियो आ जाएगा, इसलिए आप इसको फिर याद रख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया कि कौन कौन से न्यूली अपॉइंटेड हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज मेंस नेशनल फुटबॉल टीम रिसेंटली मूव्ड अप इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग टू विच पोजीशन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है, ओके। तो आपको बताना है कि मेंस नेशनल फुटबॉल टीम जो है इंडिया की वो अब फीफा रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पे है, तो आपको याद रखना है 100 पोजीशन पे, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो जो इंडिया की टीम है फुटबॉल में वो थोड़ी सी पीछे रहती है, तो इतना तो आपको याद रखना है, ओके। किसकी रैंक 50 में भी नहीं है, ओके, 20 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, 50 में भी नहीं है, तो किस में है, 100 है। तो रिसेंटली अभी इसको कितनी पोजीशन मिली है, 100 मिली है, तो ध्यान रखना है आपको, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वॉन द ल्यूसेंट डायमंड लीग 2023 टाइटल इन जेवलिन थ्रो। अब जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, ओके। कौन है पूरे वर्ल्ड फेमस, नीरज चोपड़ा इंडिया के, राइट। सो नीरज चोपड़ा ने ही इस बार का ल्यूसेंट डायमंड लीग 2023 का टाइटल जीता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आप देखो जिस तरीके से नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रो है, इसी तरीके से जो अजीत सिंह है, इनका नेम आपको याद रखना है, क्या नाम है, अजीत सिंह, सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पेरिस। पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और यहाँ पर अजीत सिंह ने टॉप किया है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको किसमें, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ओके। अब आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। पहला तो है आप नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झंझारिया, सुमित अंतिल और अनु रानी, राइट। कौन कौन है, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझारिया, सुमित अंतिल और अन्नू रानी। तो आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस टाइम, राइट। तो उनसे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका गेम कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जेवलिन थ्रो के रिलेटेड प्लेयर कौन है, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझारिया, सुमित अंतिल और अन्नू रानी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच टीम विन द SAFF चैंपियनशिप 2023। अब आपको बताना है किसने जीता है, राइट। तो किसने जीता है, इंडिया ने जीता है इस बार। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर SAFF की बात हो रही है, तो SAFF का मतलब क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ओके। याद रखना है क्या नाम है इसका, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ओके। तो SA से ही आप समझ जाओगे साउथ एशिया की बात हो रही है और F से आपको समझ जाना है फुटबॉल, राइट। तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट चैंपियनशिप हुई है जिसमें इंडिया ने मेडल जीता है, राइट। तो इंडिया ने इसमें विन किया है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो विनर की बात करें तो कौन बन गया, इंडिया बन गया। इंडिया वॉन द SAFF चैंपियनशिप, ओके। और टाइटल इसको किसको हरा के मिला, तो कुवैत के खिलाफ इसने अपना गेम प्ले किया और इसको पेनल्टी शूटआउट में जीत लिया इंडिया ने अपना ये टाइटल, ओके। कहाँ पे हुआ ये, तो श्री कांति वीरा स्टेडियम इन बेंगलुरु ऑन 4 जुलाई 2023 और इंडिया ने ये टाइटल जीता है अपना 9th टाइम। तो याद रखना है आपको 9th टाइम इंडिया ने ये टाइटल जीता है SAFF चैंपियनशिप में, ओके। नेक्स्ट आप देखो विच टीम वॉन द 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन जुलाई 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है। अब इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। किसने जीता, तो आपको याद रखना है किसने जीता, इंडिया ने ही जीता, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में भी इंडिया ने जीता, ओके। और हमने क्या पढ़ा, 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, स्पेनिश की हॉकी फेडरेशन में भी इंडिया ने, ओके, ये टूर्नामेंट जीता है। सो दोनों का क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडिया, ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसको अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन टीम, ओके। अब क्रिकेट में सिलेक्शन हो रहा है, ओके। तो अगर कमेटी आपको तभी तो सिलेक्ट करेगी ना जब आप बढ़िया खेलोगे, ओके। अगर आपको क्रिकेट में सेलेक्ट होना है तो आपको बढ़िया खेलना पड़ेगा। तो अगर क्रिकेट में, तो अगर से अगर कर, सो अजीत अगर कर, राइट। सो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है इस टाइम, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अच्छा खेलोगे तभी आपको सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करेगी। तो अगर से अजीत अगरकर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, ओके। तो आप ये देखो जो ये अजीत अगरकर है, ये फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर रह चुके हैं अजीत अगरकर, ओके। और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी बाय द बोर्ड कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, राइट।
Question number next is who became the first male archer to win a gold in the recurve category at the Youth World Championship? युवा विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष तीरंदाज कौन है? अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओके, पार्थ सलुंके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो जो ये पार्थ सलुंके हैं, ही बिकम द फर्स्ट आर्कर टू विन गोल्ड इन द रिकर्व इवेंट एट द यूथ वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप। सो यूथ वर्ल्ड आर्करी के चैंपियनशिप में, ओके, किसने टॉप किया, किसने गोल्ड जीता? तो पार्थ सलुंके, पार्थ सलुंके, ओके, ध्यान रखना है आपको, बार बार बोलना है पार्थ सलुंके, राइट। कहाँ पे हुआ ये टूर्नामेंट? तो एट लिमरिक आयरलैंड। कहाँ पे हुआ? लिमरिक आयरलैंड, राइट। और इंडिया ने विन किया है गोल्ड इन जूनियर मिक्स टीम एट वर्ल्ड आर्करी यूथ चैंपियनशिप 2023, ओके। तो इंडिया ने जूनियर मिक्स टीम में भी गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? वर्ल्ड आर्करी यूथ चैंपियनशिप 2023 में, ओके। तो अभी तक हमने स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ा कि SAFF जो टूर्नामेंट हुआ उसमें किसने जीता? इंडिया ने जीता, ओके। 100 स्पेनिश टूर्नामेंट हुआ उसमें भी किसने जीता? इंडिया ने जीता। फिर हमने पढ़ा कि फीफा फुटबॉल की जो रैंकिंग है, इंडिया की पोजीशन कितनी है उसमें? 100 है, ओके। फिर हमने पढ़ा कि चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के, सो किसको अपॉइंट किया गया? अजीत अगरकर को, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है आर्करी में, तो फर्स्ट मेल आर्कर कौन बने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता? तो पार्थ सलुंके बने हैं, ओके। और इंडिया ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है, ओके, किसमें? जूनियर मिक्स टीम में। तो यहाँ तक के जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स थे वो हमने पढ़ा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, हु डिड कार्लोस अल्कोर्स डिफीट टू विन द मेंस टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप 2023? अब आप देखो हर ईयर ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इस बार जो विंबलडन चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है आपको याद रखना है, कार्लोस अल्कार्स, ओके। तो इस टाइम ये वर्ल्ड नंबर टेनिस प्लेयर है, ओके, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन? कार्लोस अल्कार्स, राइट। किसको हराया? तो नोवाक जोकोविच को हराया, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कार्लोस अल्कार्स जो है इन्होंने किसको हराया मेंस टाइटल में, ओके, विंबलडन चैंपियनशिप में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है स्पेनिश कार्लोस अल्कार्स, जो इस टाइम नंबर 1 बने हुए हैं, ओके। तो विंबलडन के जो अदर विनर्स की हम बात करें तो वुमेन सिंगल टाइटल विंबलडन ओपन का किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। क्या नाम है इनका? मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको। और आप देखो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फ्रेंच ओपन होता है फ्रॉम लेट मई टू अर्ली जून, विंबलडन होता है लेट जून टू अर्ली जुलाई, ओके, एंड द US ओपन होता है इन द लेट अगस्त टू अर्ली सितंबर, ठीक है। तो कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट, विंबलडन ओपन, ओके, और कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन एंड US ओपन, ठीक है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से होते हैं। और विंबलडन चैंपियनशिप में किसने जीता है मेंस टाइटल में? तो कार्लोस अल्कार्स। फीमेल में किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा, सो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पारुल चौधरी वॉन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पारुल चौधरी की, ओके। सो पारुल चौधरी ने किस में जीता है? वुमेन्स के 3000 मीटर स्टीपल केस रेस में, ठीक है। और ये किस टाइप की रेस होती है? ओके, तो ये एक ऑब्स्टिकल रेस होता है। और ये जो टर्म निकल के आया है स्टीपल केस, कहाँ से निकल के आया है? हॉर्स रेसिंग से, ओके। तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा हॉर्स रेसिंग होती है, तो उसी तरीके से ये भी निकल के आया है। और इस स्टीपल केस का मतलब क्या है कि एक ऑब्स्टिकल वाली रेस है, ओके, जो एथलेटिक्स परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने किस में गोल्ड मेडल जीता है? वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल केस में, सो ध्यान रखना है आपको, ओके। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात हो रही है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, कहाँ पे हुआ? सो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ओके। और इंडियन एथलीट्स ने वॉन किया है टोटल 27 मेडल, जिसमें इन्होंने 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीता है, ओके। लास्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था भुवनेश्वर में 2017 में, जहां पर इंडियन एथलीट्स ने वहां भी 27 मेडल जीता था, बट 9 गोल्ड थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 2017 का किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, ओके। 12th question is who is Indian badminton player that set a new Guinness World Record for the fastest shot in badminton? वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्या नाम है इनका? सत्विक साईराज रनिक रेड्डी है, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो याद रखना है आपको कि किसने रिसेंटली न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द फास्टेस्ट शॉट इन बैडमिंटन। क्या नाम है इनका? सत्विक साईराज रनिक रेड्डी, ओके। सत्विक साईराज रनिक रेड्डी फेमस है, याद रखना है आपको किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेयर इज द बिगेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप बीइंग जॉइंट रिसेंटली? सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित हो रहा है या कहाँ पे इसको होस्ट किया गया है? कहाँ पे होस्ट किया गया है इसको? कौन होस्ट कर रहा है? सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ओके। तो ध्यान रखना है आपको बिगेस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओके। अब आप देखो बिगेस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है, अब ये इतना ज़्यादा बड़ा है, वो भी वुमेन्स का है, राइट। तो न्यूज़ में ये बहुत रहेगा, ओके। और रोज रोज क्या हो रहा है इसमें, क्या इसके आसपास की बातें हैं, क्या इस
टूर्नामेंट में हो रहा है तो इसको मीडिया कवरेज भी बहुत मिलेगी। तो बस आपको याद रखना है कि जो बिगेस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे किसने होस्ट किया है जॉइंटली, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो क्योंकि ये बिगेस्ट है तो न्यूज़ में रहेगा तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। हर रोज क्या हो रहा है आसपास की न्यूज़ इसकी बहुत कवर होगी, तो आज से ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा है मिलके बिगेस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओके। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। Question number 14 is at the ISSF Junior Shooting World Championship 2023, which country finished in second place on the medal tally? राइट तो कौन सा टूर्नामेंट हुआ है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, राइट कौन सी कंट्री ने सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है, तो किसने किया है, इंडिया ने। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब आप देखो स्पोर्ट्स से आपके काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको हर एक स्पोर्ट्स अच्छे से ध्यान रखना है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, ओके। शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है लेकिन किसका, जूनियर बच्चों का। ISSF किसने सेकंड प्लेस पे रहा, तो इंडिया सेकंड प्लेस पे रहा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आप देखो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हो रहा है, चैंगबॉन कोरिया में, ओके। किसने सिल्वर मेडल जीता, तो हरमेहर सिंह लैली और संजना सूद ने वॉन किया है सिल्वर मेडल इन द स्कीट मिक्स टीम इवेंट में, राइट। और इंडिया इसी वजह से सेकंड प्लेस पे है मेडल टैली में, जिसने 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, राइट। सो ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो हुआ है इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग है सेकंड। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, तो इंडिया ने 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेकंड जो पोजीशन है उसको गेन किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, इन विच सिटी इज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 बीइंग हेल्ड। एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है, किस शहर में आयोजित की जा रही है, ग्रेटर नोएडा। अब आप देखो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग, तो गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो यूथ का एशियन गेम्स भी हो रहा है और यूथ का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ग्रेटर नोएडा। क्यों हो रहा है, कि बच्चों को ग्रेट बनाने के लिए, ठीक है। जो जूनियर बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको और ज़्यादा ग्रेट बनाने के लिए सो ग्रेटर नोएडा में इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतना ही आपको इसमें भी याद रखना है, ओके। 16th क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खेलो इंडिया कैंपेन। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि खेलो इंडिया कैंपेन का उद्देश्य क्या है, क्या है इसका उद्देश्य। टू एनहेंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली, टू नर्चर एंड स्पोर्ट टैलेंटेड एथलीट्स ओनली, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिफाइंग टैलेंटेड प्लेयर and enhance its sports infrastructure. D, to provide platform for different sports competition. Okay, so आप देखो मेन जो ऑब्जेक्टिव है खेलो इंडिया कैंपेन का वो क्या है, इसका मोटिव टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिफाइंग टैलेंटेड प्लेयर एंड एनहेंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है खेलो इंडिया कैंपेन, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी का ये ऑब्जेक्टिव है, राइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप हुई हैं, ओके, वो कहाँ पे होस्ट हुआ, क्या इसका मस्कट था, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ओके, और इसका मस्कट क्या था, द हनुमान। किसने होस्ट किया, होस्ट कंट्री कौन सा है, थाईलैंड, राइट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 मस्कट क्या था इसका, जीतू बारासिंगा। किसने होस्ट किया, उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मस्कट क्या था इसका, आशा चीता। किसने होस्ट किया, मध्य प्रदेश ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मस्कट क्या था इसका, पेरीबुल। होस्ट किसने किया, बर्मिंघम यूके ने। 15th मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मस्कट क्या था इसका, ऑली, इट मीन्स ऑलिव राइडली सी टर्टल। होस्ट किसने किया, इंडिया ने, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट, होस्ट किसने किया, क्या इसका मस्कट था, ये आपको याद रखना है, ओके। सो 15th मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का मस्कट क्या था, टर्टल, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स जो जुलाई में हुई हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देखो हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो किसे महानिदेशक बनाया गया है, किसका, भारतीय तट रक्षक का। किसको बनाया गया है, राकेश पाल को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले कौन थे, पहले थे वीरेंद्र सिंह पठानिया, अब कौन है, राकेश पाल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे हमने इसको याद रखा था, सो आप देखो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तट की रक्षा करने की बात हो रही है, तो रक्षा से ही राकेश हो गए, रक्षक राकेश, ओके। सो राकेश पाल को अपॉइंट किया गया है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। और आप देखो तट की रक्षा करनी है तो पल पल करनी पड़ेगी, तो पल से राकेश पाल हो जाएंगे, याद रखना है आपको ऐसे। 25th डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया गया है। बात हो रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये फॉर्म हुआ था 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में। 18th क्वेश्चन इज रिसेंटली मनोज यादव इज अपॉइंटेड एज। हाल ही में मनोज यादव को किस पद पर नियुक्त किया गया है, किस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कैसे हमने याद रखा था, तो यहाँ पर आप देखो मनोज यादव की बात हो रही है, ओके। और रेलवे से हमें याद आता है रेलवे की गाड़ियाँ, ट्रेन याद आता है, तो ट्रेन में आप देखो रोज रोज आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी जो पैसेंजर्स है, राइट। तो रोज से मनोज हो जाएगा। सो मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईआईटी टू लेड आईआईटी। आईआईटी का नेतृत्व करने वाली आईआईटी की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ओके अब आप देखो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है आईआईटी की, जो आईआईटी को ही लेड करेंगी। क्या नाम है इनका? तो आपको नाम याद रखना है, प्रीति अगल्यम, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो ये जो प्रीति अगल्यम है तो इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है आउटसाइड इंडिया। तो आपको पहली पॉइंट ये याद रखना है कि पहला आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बनाया जा रहा है? सो तंजानिया में। ओके सो तंजानिया में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया और तंजानिया ने एक एमओयू साइन किया है। ओके और ये किससे जुड़ा हुआ है? आईआईटी मद्रास ने इसी एमओयू की वजह से लॉन्च किया है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबीर तंजानिया। तो जंजीबर तंजानिया में लॉन्च किया गया है फर्स्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया, याद रखना है आपको। और इसी जंजीबीर कैंपस का फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं। क्या नाम है इनका? प्रीति अगल्यम। ओके सो विच इज सेट टू बिकम फर्स्ट ऑफशोर कैंपस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो बी द फर्स्ट आईआईटी कैंपस टू बी लेड बाय वुमेन डायरेक्टर। और ये फर्स्ट आईआईटी कैंपस भी बन गया जिसको एक वुमेन डायरेक्ट करेंगी, राइट। तो इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, प्रीति अगल्यम। किसी ना किसी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, राइट। तो प्रीति अगल्यम ध्यान रखना है आपको। ओके नेक्स्ट अब आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इसे फटाफट से हम देखते हैं। तो आप देखो हु इज करंट चेयरमैन फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो किसको करंट जर्मन का फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अपॉइंट किया गया है? तो याद रखना है आपको, बोरिस पिस्टोरियस। ओके सो बोरिस पिस्टोरियस। न्यू डीजी ऑफ आरपीएफ कौन बने? मनोज यादव। 25th डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल। डेप्यूटी जनरल ऑफ आरबीआई किसको अपॉइंट किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का न्यू डीजी अपॉइंट किया गया नितिन अग्रवाल। डीजी ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस यूएई। नेक्स्ट है सेलेस्टे सोलो जो अर्जेंटीना की हैं एंड शी बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूएमओ। ओके अभी हमने डब्ल्यूएमओ पढ़ा तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला अल मेंडोस। और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है फर्स्ट फीमेल है, क्या नाम है इनका? सेलेस्टो सोलो। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सेल अमरेंद्र प्रकाश। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव। न्यू सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद। 28 सीजे को अपॉइंट किया गया एसएस दुबे। ओके नेक्स्ट है अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये न्यू अपॉइंट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्या नाम है? जस्टिस शिव कुमार सिंह। क्या नाम है? जस्टिस शिव कुमार सिंह। ओके नेक्स्ट अब आपका टेक्स ओवर एज कोल इंडिया चेयरमैन। तो कोल इंडिया चेयरमैन के न्यू चेयरमैन किससे अपॉइंट किया गया? कोल इंडिया के पीएम प्रसाद। इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया शेख तलाल। टेक चार्ज एज बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी देवदत्त चंद। सेट टू बिकम इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम हेड कोच मुजुमदुर। टेक्स ओथ एज डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार। री-इलेक्टेड एज एफएओ डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू। ओके एफएओ डायरेक्टर जनरल री-इलेक्ट किया गया इनको क्यू डोंग्यू। ओके तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम या ऐप या पोर्टल या कोई भी कॉन्फ्रेंस है इंपॉर्टेंट, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो द भूमि सम्मान 2023 अवार्ड वर प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल एंड टीम हु एक्सेल्ड इन विच प्रोग्राम। तो भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों या टीमों को प्रदान किया गया है? ओके तो आपसे पूछा है कि ये जो भूमि सम्मान 2000 अवार्ड है तो कौन सी प्रोग्राम के लिए दिया गया है, आपको ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया लैंडलॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो किसने ये अवार्ड दिया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने। और ये प्रेजेंट किया है इन्होंने भूमि सम्मान 2023 एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे दिया गया? न्यू दिल्ली में। ओके और ये जो अवार्ड है कौन रिसीव करता है? जो सेक्रेटरीट होते हैं स्टेट के, जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? भूमि सम्मान 2023 अवार्ड किस लिए दिया जाता है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए। कितने लोग को दिया गया इस बार? 9 स्टेट के सेक्रेटरीज को और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएम श्री स्कीम फोकसेस ऑन नर्चरिंग स्टूडेंट्स टू बिकम। पीएम श्री योजना छात्रों को डैश बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। पहली बात आपको ध्यान रखना है पीएम श्री स्कीम। ओके तो अभी इसे देखेंगे क्या होता है ये। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो क्या ये स्टूडेंट्स में क्या काम करेगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंगेज प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो आप देखो एम क्या है इस पीएम श्री स्कीम का? द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ओके तो 14,500 स्कूल्स जो है कंट्री में ये बनाने का, डेवलप करने का एम रखा गया है। कौन सी स्कीम के थ्रू? पीएम श्री स्कीम के थ्रू। ओके और इसमें जो बच्चे हैं ओके तो इनको नर्चर करना है। तो किस चीज़ पे फोकस किया गया है इनके कि उनको इंगेज करें, उनको प्रोडक्टिव बनाए, कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बनाए, राइट। सो बच्चों का जो असेसमेंट होगा इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी डेवलप किया गया है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। ओके तो बच्चों का कैसे आकलन किया जाएगा, बच्चों का असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए ये पीएम श्री स्कीम है। सो ध्यान रखना है आपको कि इसमें डेवलपमेंट ये करेंगे स्कूल्स का भी ओके और बच्चों का भी असेसमेंट इसमें किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन
अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चल रहा है, ओके क्या है इसका पर्पस? तो इसका पर्पस क्या है? टू ऑनर द मार्टियर्ड मैन एंड वुमेन, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो इंडिपेंडेंस डे से पहले, राइट, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन होता है। कब होता है इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त को, ओके। इससे पहले ये कैंपेन चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? टू ऑनर द मार्टियर्ड मैन एंड वुमेन, राइट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। एम क्या है इसका? टू ऑनर द मार्टियर्ड मैन एंड वुमेन, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इन 2024। 2024 में एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एससीओ काउंसिल की अगली मीटिंग 2024 कौन होस्ट करेगा, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप देखो कजाकिस्तान करेगा। 2023 में जो हुई थी ये किसने होस्ट की? तो ये अपना ही कंट्री इंडिया ने होस्ट की थी। जो पीएम हमारे हैं मोदी जी, उन्होंने इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो वर्चुअली इसको होस्ट किया था, सो ध्यान रखना है आपको, ओके। सो आप देखो 23rd समिट की बात करें, सो पीएम मोदी जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वर्चुअली होस्ट किया है 4 जुलाई 2023 को। एससीओ में करंटली 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। लेकिन जो 23rd समिट हुआ था, ओके, तो इसमें न्यू परमानेंट मेंबर अब कौन बन गया है? ईरान बन गया है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे बिल्कुल प्रेजेंट का करंटली पूछा जाए कि कितने मेंबर हैं या कौन न्यू इसमें जुड़ा है, तो आपको याद रखना है ईरान। तो ईरान बिकम्स न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ, ओके। और कौन से ये समिट में हुआ? तो 23rd जो समिट हुआ है, जिसको हमारे इंडिया के जो पीएम है इन्होंने ही होस्ट किया है, तो इसी में ईरान को न्यू परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर 8 लिखा हो और ईरान ऑप्शन में ना हो तो आपको 8 टिक करना है, ओके। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 9 देखने को मिले, प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड आते हैं कि प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं एससीओ में, सो आपको ध्यान रखना है कौन बन गया है? ईरान बन चुका है अब, ठीक है, और वो भी परमानेंट मेंबर, राइट। विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च ऑपरेशन कन्विक्शन? किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूपी पुलिस, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपसे कहा है कि ऑपरेशन कन्विक्शन जो है किसने लॉन्च किया है? सो यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है, ओके आंसर, राइट। सो यूपी पुलिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आप देखो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया है ऑपरेशन कन्विक्शन। क्यों लॉन्च किया है? तो आइडेंटिफाई 20 केसेस। ये हर डिस्ट्रिक्ट के 20 केसेस को आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो किसी भी केस से रिलेटेड। तो उसके स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन के लिए विद इन 30 डेज ये एक फ्रेमिंग की गई है, ओके। चार्जेस दिए जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी कल्प्रिट वगैरह होंगे। तो ऑपरेशन कन्विक्शन रिलेटेड है यूपी पुलिस से, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ऑपरेशन कन्विक्शन, तो आप देखो कन्विक्शन से ही समझ में आ रहा है। तो आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा जो भी कल्पिट हैं उनको जेल में डाल रही है, बुलडोजर चलवा रही है। तो इससे थोड़ा सा रेट करके आप याद कर सकते हो ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी पुलिस, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सब आप देखो एज अ वन लाइनर हम देखने वाले हैं फटाफट से जो स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले आप देखो जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। तो इसको किसने लॉन्च किया है? बाय आंध्र प्रदेश सीएम। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया है जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। अब आप देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा है। आंध्र प्रदेश से आप सोचो आंध्र यानी कि अंधेरा, ओके। तो अंधेरे से हमें कौन जगाता है? हमारी अम्मा जगाएंगी, ओके। अंधेरे से कौन जगाता है? हमारी अम्मा ने जगाया। जगाया से जगन्ना, तो जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम किसकी है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश के सीएम ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूपी। अब आप देखो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसने इंप्लीमेंट किया है? यूपी ने। खेत की सुरक्षा करो, ओके। तो खेत की सुरक्षा करोगे तो क्या होगा? आप अपग्रेड होगे। तो अपग्रेड से अप यानी कि यूपी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 45th अंत्योदय अन्न योजना। एक स्कीम है कौन से स्टेट की? तो दिल्ली की है। अंत्योदय अन्न योजना याद रखना है आपको। अंत्योदय अन्न योजना किसकी स्कीम है? दिल्ली की। विच स्टेट लॉन्च अम्मा पोखरी टू रेजुविनेट वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज को रेजुविनेट करने के लिए अम्मा पोखरी स्कीम किसकी है? उड़ीसा। अम्मा पोखरी उड़ीसा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल श्रमिक विद्या योजना इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट की स्कीम है? सो उत्तर प्रदेश की है, राइट। सो जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये स्कीम है किसकी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अब आप देखो ये जो स्कीम है बाल श्रमिक विद्या योजना, श्रमिक से ही समझ में आ रहा है कि जो चाइल्ड लेबर हो रहा है उसको कम करना है, राइट। सो यूपी में है 75 डिस्ट्रिक्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट में 5000 बच्चों की हेल्प की जाएगी, राइट। और एम क्या रखा जाएगा कि चाइल्ड लेबर को कम किया जा सके और बच्चों को जो एक लेबर ना बना के उनको स्टडी की तरफ प्रमोट किया जा सके, ओके। तो उनसे पढ़ाई लिखाई से उनको जोड़ा जाएगा, राइट। तो ये इसका एम रखा गया है, बाल श्रमिक विद्या योजना, याद रखना है आपको, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी जुलाई में इवेंट्स हुए हैं, ओके, उनको। सो 48 क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर KAPP3 लोकेटेड, ओके। सो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KACP3 कहाँ स्थित है? तो कहाँ भी स्थित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। तो जब मैंने आपको मैराथन वाली क्लास पढ़ाई थी जनवरी से लेकर जुलाई तक, ओके, तो वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आपको कहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ओके, कक रैपर गुजरात, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। ओके, कहाँ पे? एट कक रैपर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। और इसका जो कॉमर्शियल ऑपरेशन है ये भी स्टार्ट हो चुका है। कब से ये स्टार्ट हुआ है? तो जून 30, 2023 से। ओके, क्या नेम है इसका? तो KAPP3 याद रखना है आपको। और इसका जो कॉमर्शियल स्टेटस इसको पूरी तरीके से कब मिला? 30 जून को। तो याद रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ पे डेवलप किया गया है? सो गुजरात में। ओके, नेम क्या है इसका? सो KAPP3, सो कैक रैपर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल फॉर चंद्रयान 3? सो चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो रिसेंटली अभी चंद्रयान 3 जुलाई में लॉन्च किया गया है, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3। कौन सा इसका लॉन्च व्हीकल है? सो LV Mark 3, यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3। कब इसको लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को? 14 जुलाई को। याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, 14 जुलाई 2023 को। ओके, और चंद्रयान 3 से भी पहले 2 लूनर मिशन ऑलरेडी मून पे भेजे गए थे, राइट। सेकंड वाला पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट चंद्रयान 3 को अभी 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, सक्सेसफुली ये लॉन्च भी हो गया है। सो आपको याद रखना है कौन सा लॉन्च व्हीकल है इसका? LV Mark 3। ओके, सो इसके साथ भी आप देखो क्या है, इंडिया का 3rd लूनर मिशन है जो मून पे गया है। इससे पहले ऑलरेडी 2 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं, राइट। तो ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ भी विक्रम लूनर लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जब आप देखो, वेयर विल बी द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड ऑफ इंडिया बी स्टैब्लिश? तो भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन को अभी हमने एज अपॉइंटमेंट भी देखा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनाया गया है इस IIT कैंपस का। तो ये जो IIT कैंपस है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जंजीबर तंजानिया। कहाँ पे? जंजीबर तंजानिया। ओके, सो इसके पीछे एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया के बीच में, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 इज विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए एक मैनुअल जारी किया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए एक मैनुअल जारी किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो ये जो मैनुअल है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। ओके, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? जल शक्ति। कौन सा मैनुअल? मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और किसने डेवलप किया? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्यों किया गया है ये? टू सेफ्टी अनट्रिप्टेड सप्लाई एंड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एसेट के लिए। ओके, तो सेफ्टी हो, ओके, अनट्रिप्टेड सप्लाई आपको मिल सके पानी की, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का, सैनिटेशन और हाइजीन बना रह सके। ओके, सो मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। किसने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट इज सेट फ्रॉम ओवर 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाय विच ईयर? भारत की परमाणु क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक 7,000 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक निर्धारित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने का टारगेट है कौन से ईयर तक रखा गया है? सो 2031, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, ओके, इसको एक्सपेंड करने की बात की है। ओके, तो इंडिया इज सेट टू इंक्रीज ओवर 7,000 मेगावाट टू ओवर 22,480 मेगावाट बाय 2031। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। कब का टारगेट रखा है? 2031 तक। और अब देखो जो इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें न्यूक्लियर जो पावर है उसका कितना शेयर है? तो 2.8% अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 23 में, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको 2031। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज Where was the event Semicon India 2023 take place from 28 जुलाई to 30 जुलाई 2023? जुलाई 2023 में सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ ये? सो गांधीनगर में हुआ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 ओके एक इवेंट हुआ है। किससे रिलेटेड है? अब सेमिकॉन लिखा है तो सेमिकॉन से रिलेटेड है सेमीकंडक्टर से। ओके, तो सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ। किसने इनॉग्रेट किया? PM मोदी ने इनॉग्रेट किया। और ये जो एग्जीबिशन है, ओके, तो इसने इन्फॉर्म किया अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड द प्रोसेस मेड इन दिस फील्ड। तो किस तरीके से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इस ये जो इवेंट है, ये जो एग्जीबिशन है, इसमें इसको बताया गया। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ, ठीक है, सेमिकॉन गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 54 इज व्हाट इज आई फ्लू और कंजक्टिविटिस? सो आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देखो दिल्ली में अब एक न्यू डिसीजेस वायरल हो रही हैं। तो इसी तरीके से जो आई फ्लू जनरली हो जाता था काफ़ी सारे लोगों को धूप की वजह से या कोई एलर्जी की वजह से, तो दिल्ली में कई जगह ये देखा गया है। तो ये स्प्रेड हो रहा है दिल्ली NCR में। तो आपकी आंखें भारी लगेंगी, जलन मचेगी, बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा।
ओके। लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। फ्लू क्या है, एक तरीके का वायरल बैक्टीरियल या एलर्जिक इन्फेक्शन है जो आंखों में हो जाता है, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलती है आंखों में, ओके। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं जुलाई में उसको, ओके। सो सबसे पहले आप देखो, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड फॉर 2023। 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है जुलाई में, ओके, तो किसको सेलेक्ट किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, ये जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है नरेंद्र मोदी जी को सेलेक्ट किया गया है, कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो 2023 की बात करें तो धीरे धीरे जो मोदी जी इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, राइट। तो इनका जो मान्य है लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया और इस ईयर इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। सो आप देखो लोकमान्य तिलक अवार्ड के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को, और 1 अगस्त को इनको ये अवार्ड दिया गया, राइट। अब आप देखो ये जो लोकमान्य तिलक है तो ये जो अवार्ड है किसके थ्रू मिला है, तो डॉक्टर दीपक तिलक के थ्रू, जो प्रेसिडेंट है तिलक स्मारक फाउंडेशन के, ओके। सो याद रखना है आपको, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु रिसीव द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब आप देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिया है। अब जियो साइंस से समझ में आ रहा है जिसने नेचर के लिए काम किया है, राइट। तो किसको मिला है ये अवार्ड, तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गवा को मिला है। सो आप देखो जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, ओम नारायण भार्गवा को, ओके। और इन्होंने हिमालय से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है हिमालयास को, राइट। सो नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसको मिला है, डॉक्टर ओम नारायण भार्गवा, ठीक है, जियो साइंस नारायण भार्गवा, राइट। अब आप देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, नेशनल जियो साइंस अवार्ड। अब इन्होंने अपने कई सारे काम किए, इन्होंने अपना टाइम दिया हिमालयास पे, तो हिमालय पे जाके देखो ओम ओम करते हैं ना, हिमालय पे साधु वगैरह जाते हैं, ओम करते हैं, नारायण करते हैं, ऐसे ही आपको याद रखना है। ओम नारायण भार्गवा को दिया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड और इन्होंने क्या काम किया, हिमालयस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इन्होंने टाइम दिया अपना, राइट। सो ऐसे आप थोड़ा सा लिंक बना के इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो, विच रेलवे स्टेशन रिसीव द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर है आपका बाइकुला रेलवे स्टेशन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो अब देखो बाइकुला रेलवे स्टेशन जो 169 ईयर ओल्ड है, राइट, और इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। और ये जो रेलवे स्टेशन है किसके अंडर में आता है, तो सेंट्रल लाइन ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसको ऑनर किया गया है ब्रिटिश पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। क्या नाम है, ब्रिटिश पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको किया, मोक्षा रॉय को, ओके। तो आप देखो मोक्षा एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, राइट, और इनको मिला है पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, वो भी कहाँ का, ब्रिटिश का, ओके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 7 ईयर ओल्ड गर्ल है इंडियन ओरिजिन की और इन्होंने रिसीव किया है ब्रिटिश पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन हेल्पिंग द एनवायरमेंट के लिए इन्होंने हेल्प की है। और जब ये छोटी थी तभी से इन्होंने, आई मीन 7 ईयर्स तो अभी भी छोटा ही है, इससे भी पहले जब ये छोटी थी तो इन्होंने बहुत सारे वर्क करने स्टार्ट कर दिया था रिलेटेड टू एनवायरमेंट, राइट। तो इनको शी इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट। तो सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट भी इनको कहा जाता है, सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड की। सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ब्रिटिश पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला, मोक्षा रॉय, ओके। अब आप देखो कहते हैं ना कि जो बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है, तो साधु संत वगैरह हो गए, तो उनके अंदर एक लाइट होती है, राइट। तो आपको ऐसे याद रखना है वो लाइट किस में हेल्प करती है, मोक्ष में। तो मोक्षा रॉय को अवार्ड मिला है पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, राइट, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट यूटी रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज बैग्ड स्कॉच अवार्ड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सो आप देखो जम्मू एंड कश्मीर को रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू कौन सा अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी, राइट। और आप देखो ये जो अवार्ड दिया गया है क्यों मिला है आखिर जम्मू कश्मीर को, तो इसने अपने ही एफर्ट से, ओके, कई सारे मार्केटिंग एवेन्यू क्रिएट किया फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप इन यूनियन टेरिटरी। सो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट या यूटी ने रूरल लाइवलीहुड मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है, सो जम्मू एंड कश्मीर ने, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट अथूर बीटल लीव्स हैव गॉट जीआई सर्टिफिकेट। किस राज्य की पान की पत्तियों को जीआई प्रमाण पत्र मिला है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपसे कहा है अथूर बीटल लीव्स हैव गॉट जीआई टैग, अथूर बीटल लीव्स, ओके। सो तमिलनाडु में याद रखना है आपको, अथूर बीटल लीव्स को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है ये, तमिलनाडु, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो 61st क्वेश्चन आप देखो, विच स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024। अब यहाँ पर आप देखो अवार्ड की ही बात हो रही है, बट यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है कि 2024 में
कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? सो याद रखना है आपको गुजरात। ओके, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में आपके पास क्या चॉइस है कि आप गुजरात में जाओ, तो फिल्म फेयर अवार्ड लेना है तो चॉइस है 24 गुजरात में जाओ। 62 क्वेश्चन इज डैश गेट्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। अब एशिया कल्चरल हेरिटेज अवार्ड किसको मिला है? अभी हमने पढ़ा था मुंबई का बाईकुला रेलवे स्टेशन को। ओके, 63rd क्वेश्चन इज हु विंस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 जीता है, तो करेक्ट आंसर है शंकरी चंद्रन फॉर हर नोवेल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। ओके, शंकरी चंद्रन, तो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। अब आप देखो माइल्स फ्रैंकलिन लिखा है ना, तो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होते हैं तो क्या प्रीफर करते हैं लोग? फ्रैंकली बातें करते हैं टी पी के। ओके, तो इनकी नॉवल का नाम क्या है? चाय टाइम। टी पी के तो चाय पी के, तो चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन, राइट। और शंकरी चंद्रन, तो याद रखना है आपको शंकरी चंद्रन, चाय पी के क्या मिलती है? शांति जैसी मिलती है ना, चाय पी के शांति मिलती है, तो शांति से आपको शंकरी याद रखना है, शांति से रिलेट करना है शंकरी, शांत शंकरी। तो शंकरी चंद्रन को मिला है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट सीएम वाज गिवन द आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। अब एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड किसको दिया गया है? सो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टैलिन को ये अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड है? आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फाउंडेशन। ओके, सो एम के स्टैलिन, याद रखना है आपको आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड चेस फेडरेशन में तमिलनाडु के एम के स्टैलिन को। 65th क्वेश्चन इज फ्रांस हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर किसको मिला? पीएम मोदी को, राइट। तो फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर, अब आप देखो इस टाइम मोदी जी को बहुत सारे ऑनर दिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो आपको याद रखना है फ्रांस का मिला है, क्या नाम है इसका? हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीगन ऑफ ऑनर, क्या नाम है? लीगन ऑफ ऑनर किसको मिला? पीएम मोदी को, फ्रांस का, राइट। और आप देखो फ्रांस का मिला तो रिसेंटली अभी पीएम मोदी बस्टाइल परेड हुई थी फ्रांस में जो रिलेटेड था फ्रेंच रेवोल्यूशन से 14 जुलाई को, तो वहां पर गए थे एज अ चीफ गेस्ट। ओके, तो वहीं पर उनको यह अवार्ड दिया गया है, तो आप थोड़ा सा लिंक बना के याद कर सकते हो कि फ्रांस में गए तो फ्रांस वालों ने भी अपना हाईएस्ट इनको ऑनर दिया, राइट। 66 क्वेश्चन इज हु वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2023। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2023, तो जून में किसको मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? मैन में मिला है वाइनेंदु हरसांगे श्रीलंका के, वुमेन में मिला है एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो याद रखना है जून 2023 में किसको मिला? वाइनेंदु हरसांगा, वुमेन में किसको मिला? एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो रिसेंट ऑबिचुरी जो हुई है फेमस, उसको फटाफट से हम देख लेते हैं एज अ वन लाइनर। सो 67 क्वेश्चन, बास्केटबॉल स्टार एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकी एमसी क्रे पेंसन जो यूएसए को बिलोंग करते हैं, रिसेंटली ही पासेज अवे। ओके, तो बास्केटबॉल स्टार है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, क्या नाम है इनका? निकी एमसी क्रे पेंसन। ओके, निकी एमसी क्रे पेंसन यूएसए के। 68 है री ओन्ड अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, ओके, जो को इन्वेंटर है लिथियम आयन बैटरीज के एंड को विनर ऑफ 2019 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री पास अवे, क्या नाम है इनका? जॉन बेनिस्टर गुड इनफ। ओके, अब आप देखो लिथियम आयन की बैटरीज फोन वगैरह में बहुत यूज होती हैं, जो क्या है एक तरीके से गुड इनफ है, राइट। तो गुड इनफ इनका नेम है, तो रिसेंटली ये पास अवे हुए हैं और इनको 2019 में ओके ये को विनर थे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, क्या नाम है इनका? जॉन बेनिस्टर गुड इनफ। 69 क्वेश्चन इज फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर? इटली के प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी डाइज एट 86, तो एट द एज ऑफ 86 ही डाइड, क्या नाम है इनका? सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ओके, 70 क्वेश्चन इज गीतांजलि अय्यर वन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर और नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पास अवे। अब आप देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये इंडिया का है, ओके, और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये इंडिया की फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर है, राइट। क्या नाम था इनका? गीतांजलि अय्यर, ओके, जो ब्रॉडकास्ट करती थी दूरदर्शन चैनल पे, ओके, और इंग्लिश में अपना ब्रॉडकास्ट कर देती थी ये, तो इंडिया की फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर और नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, क्या नाम है इनका? गीतांजलि अय्यर, शी पास अवे। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकर पासिस अवे एट 94। अब वेटरन एक्ट्रेस कौन है? सुलोचना लटकर, तो ये भी पास जो है रिसेंटली 94 की एज में। फॉर्मर पंजाब सीएम, क्या नाम है इनका? फॉर्मर पंजाब सीएम के प्रकाश सिंह बादल पासिस अवे एट 95। वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर सतीश कौशिक पासिस अवे एट 67। ओके, तो सतीश कौशिक बहुत न्यूज़ में भी थे और आपने इनको देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में, राइट, कॉमेडी करते थे ये, तो वेटरन एक्टर और ये डायरेक्टर भी थे सतीश कौशिक। 74 क्वेश्चन इज ओमन कैंडी एक्स केरला सीएम हैंड कांग्रेस लीडर पासिस अवे, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, क्या नाम है इनका? ओमन कैंडी, एक्स केरला के सीएम थे ये और कांग्रेस के ये लीडर भी थे, तो रिसेंटली ये भी पास अवे हो गए हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट जो है ऑबिचुरीज, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गीतांजलि अय्यर का, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 75th क्वेश्चन इज विच टू सेंट्रल बैंक साइन द एमओयू टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड द यूएई। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने आपस में
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मेनली क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से राइट दो सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को और बढ़ावा देने के लिए राइट जो लोकल करेंसी है उसको और प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूएई सेंट्रल बैंक। सो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो सेंट्रल बैंक है और इंडिया का जो रिजर्व बैंक है, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक जो है यूएई का, तो इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है 15 जुलाई को। किस लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है वो ईजिली हो पाए राइट। तो इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ओके, और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो इन दोनों ने आपस में इंटरलिंक किया है। किस लिए किया है? प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसीज के लिए और इजीली ट्रांजैक्शन हो पाए इसलिए। तो ये एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है 2022-23 का, तो जो कर्मचारी भविष्य निधि जिसको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, तो इसके तहत जो फाइनेंशियल ईयर जो इसमें डिपॉजिट का जो रेट है उसको कितना बढ़ा दिया गया है, ओके, कितना अप्रूव किया है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 8.15%। ओके, सो आप देखो गवर्नमेंट हैज रेटिफाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.15% ऑन डिपॉजिट अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कितना रखा है? 8.15% रखा है 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, किसमें? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये होता क्या है? तो आप देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। ओके, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में। और इसमें इस स्कीम में होता क्या है कि जो भी रिटायरमेंट के जो बेनिफिट स्कीम है, तो मेनली ये जो स्कीम है एक रिटायरमेंट से रिलेटेड बेनिफिट स्कीम है। ओके, सो जो भी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी मंथली। ओके, तो अगर वो वर्किंग में है तो कुछ मंथली कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वही उनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मिलता है और उसी पे इंटरेस्ट रेट लगे आपको ये पैसा फिर वापस मिलता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसका है? कि रिटायरमेंट का एक तरीके से एक बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कितना करा है इसका इंटरेस्ट रेट? तो 8.15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित की गई है ये? तो गांधीनगर में। ओके, सो G20 की फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग कहाँ पे हुई है? गांधीनगर में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राइट। सो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ G20 कंट्रीज इन गांधीनगर इंडिया। अब बात हो रही है G20 की, तो आप देखो G20 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको जून के करंट अफेयर में ऑलरेडी बता दिए थे। अब यहाँ पर जो एक नया क्वेश्चन आपका बनना है कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये रिसेंटली हुई है अभी गांधीनगर में। ठीक है, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके, कब स्टैब्लिश हुआ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो G20 स्टैब्लिश हुआ है 1999 में। 2023 की G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। थीम क्या है इस बार इसकी? वसुधम कुटुंबकम और वन अर्थ ओनली वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगो क्या है G20 2023 समिट का? इंस्पायर्ड बाय इंडियाज नेशनल फ्लैग। ओके, तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वहीं से इसका लोगो निकल के आया है। बिलो द G20 लोगो इज भारत। तो G20 का जो लोगो है इसके नीचे भारत है, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। ओके, हिंदी की लिपि है देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। याद रखना है आपको कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग कहाँ पे हुई है? गांधीनगर के। नेक्स्ट अब आप देखो कुछ इनॉग्रेशन या जो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो जुलाई में रिलीज किए गए हैं, इसे हम देखते हैं फटाफट से। तो आप देखो 78 क्वेश्चन इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। अब वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर है आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। ओके, और जुलाई में ही इन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसको इनॉग्रेट किया है राइट। और द स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्ट अ कॉस्ट ऑफ 710 करोड़। तो लगभग ये 710 करोड़ इसमें लगे हैं बनाने में। ओके, और ये इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी इन अंडमान एंड निकोबार में राइट। तो याद रखते हैं आपको वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान एंड निकोबार। ओके, अब आप देखो 2023 में ही कुछ न्यू एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट किए गए हैं। तो कर्नाटका का न्यूएस्ट एयरपोर्ट है शिवामोगा। ओके, तो शिवामोगा एयरपोर्ट है कर्नाटका का। मोपा इन गोवा राइट। नवी मुंबई शिरडी एंड सिंधुबर्ग इन महाराष्ट्र। कुशीनगर एंड नोएडा के जेवर में उत्तर प्रदेश।
दोन्यो पोलो ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश। और ये दोन्यो पोलो वाला क्वेश्चन आपका रिसेंटली अभी CGL जो टायर 1 हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोन्यो पोलो जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये कहाँ का है, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स इन न्यू दिल्ली। अब इसका मतलब ये है कि आर्मी का अपना खुद का पहला आधार केंद्र लॉन्च किया गया है। ओके, तो आधार केंद्र लॉन्च किया गया है, तो क्या इसका पर्पस है? ओके, तो इसका पर्पस आपको याद रखना है, टू फैसिलिटेट आधार रिलेटेड सर्विसेज ऑफ ट्राई सर्विस पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट अक्रॉस इंडिया। ओके, सो आधार रिलेटेड जो सर्विस है किसके लिए? ट्राई सर्विस पर्सनल के लिए एंड देयर डिपेंडेंट अक्रॉस इंडिया के लिए ये फर्स्ट पेमेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया गया है बाय द आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स इन न्यू दिल्ली। ओके, ध्यान रखना है आपको कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। ये जगह भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो बोनालू त्यौहार है किस शहर में मनाया गया है। अब आप देखो जो बोनालू फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका हैदराबाद में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द हिंदू लूनर मंथ ऑफ आषाढ़। तो आषाढ़ जो लूनर मंथ है हिंदी में आषाढ़ जिसको कहते हैं, और ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। सो सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों जगह ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जो पार्ट है तेलंगाना का। ओके, और कौन सा एक गॉडेस का इसमें पूजा की जाती है? तो महाकाली। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो महाकाली की पूजा हो रही है किसमें? बोनालू फेस्टिवल। कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक है, बोनालू हैदराबाद। ओके, अब आप देखो बोनालू से आप आलू याद कर सकते हो। तो आलू एक ऐसा सब्जी है जो आपको हर एक दर पे देखने को मिलेगा, हर एक जगह देखने को मिलता है आलू, राइट, एवरग्रीन आलू। तो हर दर से हैदराबाद आपको याद रखना है, इट मीन्स हर सबके घर पे देखने को मिलता है। तो बोनालू फेस्टिवल हैदराबाद। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केर पूजा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है जो केर पूजा है ये एनुअल फेस्टिवल है कौन से स्टेट का? तो कौन से स्टेट का ये एनुअल फेस्टिवल है? त्रिपुरा का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर आप केर पूजा देख सकते हो, राइट। सो आप देखो केर पूजा एक एनुअल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। और ये जो टर्म है केर ये सिग्निफाई करता है ऑस्टेरिटी, और फेस्टिवल टेक प्लेस 2 वीक्स आफ्टर खर्ची पूजा। अब आप देखो खर्ची पूजा के बाद ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केर पूजा। केर पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा। कहाँ का? त्रिपुरा। ओके, सो याद रखना है आपको केर पूजा त्रिपुरा, और बोनालू फेस्टिवल हैदराबाद या तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद देखे तो हैदराबाद मारो, तेलंगाना देखे तो तेलंगाना मारो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर आप देखो कुछ डिफेंस या मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है जो जुलाई में कंडक्ट की गई है, इसे हम देख लेते हैं। तो 82 क्वेश्चन इज विच शिप नोन एज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज GMAX 2023। भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में जाने वाले किस जहाज ने जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX 2023 के 7वें संस्करण में भाग लिया है? ओके, 7वें संस्करण में भाग लिया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS दिल्ली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 7th एडिशन हुआ है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज GMAX 2023, और इसी में INS दिल्ली इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, कहाँ पे हुआ ये? सो विशाखापट्टनम फ्रॉम 5 to 10 जुलाई 2023 में। ओके, तो याद रखना है आपको जुलाई में इसको कंडक्ट किया गया GMAX। तो आप देखो GMAX से ही जापान समझ में आ रहा है, जी से जापान। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, GMAX जापान, राइट। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, GMAX लिखा है तो GMAX से आप जिम रिलेट कर लो। किसको रिलेट करना है? हमें जिम को। ओके, तो जिम में अगर आप जाओगे तो आपसे मना करेंगे ना कि भाई देखो जापान यानी कि पान नहीं खाना, कुछ भी आपको ऐसा चीज़ इंटेक नहीं करना है जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो पान से जापान याद रखो। जिम में गए पान खाने को भी मना कर दिया तो पान जापान। तो जापान और इंडिया के बीच में होता है GMAX एक्सरसाइज। ओके, 2023 का कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में, जिसमें INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 83 इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान की खरीद को मंजूरी दी है? अब यहाँ पर आपसे देखो कहा है किसकी बात हो रही है? 26 राफेल मैराइन एयरक्राफ्ट। कौन सा? मैराइन एयरक्राफ्ट, राइट। तो राफेल कहाँ से आता है? फ्रांस से आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है परचेज ऑफ 26 राफेल सी प्लेन्स फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। मैराइन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी के लिए। ओके, रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी ये कहाँ पे गए थे? मैंने आपको बताया था फ्रांस में गए थे। 14 जुलाई को बेस्टाइल परेड हुई थी फ्रांस की, जो रिलेटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, और वहाँ पर और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इनको वहाँ का फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया। ये क्वेश्चन भी अभी हमने देखा। ठीक है, तो 26 राफेल मैराइन एयरक्राफ्ट ये कहाँ से आएगा? तो ये भी कहाँ से आएगा? फ्रांस से आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की बात हो रही है, इंडिया और किसके बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है, ओके तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंगोलिया, ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो होती है कि मंगोलिया और इंडिया के बीच में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंगोलिया, ओके सो आप देखो 15th एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉल्ड नॉमेडिक एलिफेंट 2023। कहाँ पे हुआ, उलन बटोर मंगोलिया में, तो मंगोलिया में ही हुआ नॉमेडिक एलिफेंट, ओके। अब देखो यहाँ पे नॉमेडिक एलिफेंट लिखा है और यहाँ पे मंगोलिया से आप याद कर सकते हो मंगूज, ओके तो दोनों ये एक एनिमल है, तो मंगोलिया मंगूज और एलिफेंट यानी कि नॉमेडिक एलिफेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 85 इज जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हुआ है नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023 जिसका नाम है, ओके सो किसने कंडक्ट कराया है या किसके बीच में हुआ है, कौन सी दो कंट्रीज है, सो आपको ध्यान रखना है रशिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है इसमें इंडिया नहीं है। नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023 रशिया एंड चाइना, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप देखो ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की गई है इन द सेंट्रल रीजन ऑफ सी ऑफ जापान। कहाँ पे कंडक्ट किया गया, जो जापान का सी है सेंट्रल रीजन का, वहाँ पे कंडक्ट किया गया, क्या नाम है, नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023, ओके ऑर्गेनाइज बाय द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नॉर्दर्न थिएटर कमांड। एम क्या है इसका, टू एनहेंस द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द मिलिट्रीज एज वेल एज स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू जॉइंटली सेफगार्ड रीजनल पीस, ओके तो रीजनल पीस बनाए रखने के लिए, अपनी मिलिट्री को और मजबूत करने के लिए, राइट। तो नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023 किसके बीच में हुआ, रशिया और चाइना के बीच में, याद रखना है इंडिया के बीच में नहीं हुआ, नॉर्दर्न इंट्रैक्शन रशिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है हुआ कहाँ पे, तो सी ऑफ जापान, सेंट्रल रीजन ऑफ सी ऑफ जापान में हुआ है ये, ओके कौन सा एक्सरसाइज है ये, नॉर्दर्न इंट्रैक्शन 2023 जो एक नवल एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप देखो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फटाफट से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कई सारी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज जो जुलाई तक हमने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, इसमें हम फटाफट से देखते हैं। तो आप देखो एक्सरसाइज तलिस्मैन सबरे 2023 जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का ये लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएस के साथ, ओके तो तलिस्मैन सबरे एक्सरसाइज है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ओके। नेक्स्ट है ट्राई शक्ति प्रहार 2023 जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है इस एक्सरसाइज को, कहाँ पर, नॉर्थ बंगाल में, ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सीएपीएफ के बीच में ये हुआ है, कौन सा, ट्राई शक्ति प्रहार। नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री जो बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द एयर डिफेंस फोर्स ऑफ जापान के बीच में हुआ है, लापर हाउस 2023 जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, लापर हाउस कंडक्टेड बाय फ्रेंच नेवी, कौन सा एडिशन, थर्ड एडिशन, ओके। और जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, फ्रेंच नेवी है, इंडियन नेवी है, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, रॉयल नेवी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जो एक मल्टीलेटरल है। अब आप देखो मल्टीलेटरल से समझ में आ रहा है कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो लापर हाउस, ठीक है तो सब लोग आ गए, हाउस के अंदर सब लोग आ जाते हैं तो इसलिए सब लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है जितनी भी फेमस नेवी है सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 90 क्वेश्चन इज अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 और ये हुआ है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नवल फोर्स के बीच में, ओके। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 और ये हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, समुद्र शक्ति। अब आप देखो इंडोनेशिया भी एक आइलैंड कंट्री है मेनली, तो दोनों ही अपनी समुद्र की शक्ति दिखा रहे हैं, तो ऐसे हमने याद रखा था, तो दोनों ही दिखा रहे हैं, तो कौन, इंडिया के साथ साथ मिलता जुलता इंडोनेशिया, ओके कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। और इंडिया की जो वॉरशिप है आईएनएस कवराती, तो इसने इसमें पार्टिसिपेट किया, ओके सो आईएनएस कवराती जो है इंडियन वॉरशिप, इसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 में, किसके बीच में होता है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स, ओके या रिपोर्ट जो रिलीज हुई है जुलाई में। तो 100 क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग इन जुलाई 2023। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग ने जुलाई में जारी किया है एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसके अकॉर्डिंग गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट कौन से स्टेट में देखी गई है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आप देखो जो नंबर ऑफ पीपल है लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 24.85% टू 14.96%। पहले कितना था 24.85, अब कितना हो गया 14.96%। कौन से टाइम पीरियड के बीच में, 2015 और 16 का ये डाटा था, और ये डाटा है 2019 और 2021 का, राइट। तो इसमें देखा गया कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो गरीबी जो उनका एक आंकड़ा था उसको बहुत ज़्यादा कम किया है, राइट। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने किस चीज़ों पे ध्यान दिया, इंप्रूवमेंट किया न्यूट्रिशन में, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में, सैनिटाइजेशन में, कुकिंग फ्यूल, ओके तो इन सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को इम्प्रूव किया, और इसी वजह से जो हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया इन द नंबर ऑफ पुअर अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम देखा गया। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है बिहार का एंड मध्य प्रदेश का, ठीक है सो ध्यान रखना है आपको। तो उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर्ड किया है हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर विथ 3.43 करोड़, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश।
Next question is, what is the estimated tiger population in India as per the report released by the Ministry of State for Environment, Forest and Climate Change on Global Tiger Day on 29 जुलाई 2023। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब टाइगर पॉपुलेशन कितना है 29 जुलाई के अकॉर्डिंग जो एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 3925। ओके, सो आप देखो ग्लोबल टाइगर डे पे ऑन 29 जुलाई 2023 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज किया है अश्विनी कुमार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिवीलिंग इंडिया टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट 3925। ओके, तो कितना टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट बताया 3925 विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। तो कितना ग्रोथ रेट हुआ है टाइगर के पॉपुलेशन में 6.15% का, और इसी की वजह से जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी हो गई है अप्रॉक्सीमेट 3925। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। किस संगठन ने निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो थर्ड एडिशन जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर स्टेट यूटी ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 किसने रिलीज किया, नीति आयोग ने रिलीज किया। ओके, और ये इंडेक्स एसेस करता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट का, यूटीज का, कंसीडरिंग द ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया है किसने रिलीज किया है, नीति आयोग ने। इसमें हमें क्या पता लगता है कि ये इंडेक्स आपका बताता है कि क्या एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस की है इंडियन स्टेट्स ने या यूटीज ने। तो इंडियन जो यूटीज है स्टेट है तो इनकी एक्सपोर्ट करने की परफॉर्मेंस क्या रही है ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 को देखते हुए। ओके, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग ने, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आप देखो विच स्टेट टॉप द पोजीशन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कौन रिलीज किया, तो किसने रिलीज किया, नीति आयोग ने रिलीज किया। किसने टॉप किया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, सो टॉप पोजीशन पे कौन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में, तमिलनाडु। ओके, सो आप देखो किसने ये रिपोर्ट जारी करी, नीति आयोग ने और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। 4 पिलर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार की जाती है या पोजीशन दी जाती है। सो पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। टॉप परफॉर्मर पे कौन रहा, तमिलनाडु रहा, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका, फोर्थ पे गुजरात। ओके, तो याद रखना है आपको कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 किसने रिलीज किया, नीति आयोग ने। ओके, टॉप किसने किया, तो टॉप 2 आपको याद रखना है तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में। तो एक्सपोर्ट करने में कौन आगे है, तमिलनाडु। अब आप देखो कोई चीज़ आप इजीली तभी एक्सपोर्ट कर पाओगे ओके जब आपकी जान पहचान हो, राइट। जब आपकी जान पहचान हो, आप लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो मिल से तमिलनाडु याद रखना है, दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रास्ते में जा सकता है, तभी वो ट्रेड हो सकता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है। सो इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है, 80, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टॉप क्या है, सिंगापुर ने अलाउइंग वीजा फ्री एंट्री फॉर 192 डेस्टिनेशन। काफ़ी टाइम से जापान जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, तो अब कौन फर्स्ट पे आ चुका है, सिंगापुर आ चुका है ओके। और इंडिया की पासपोर्ट रैंक में कौन सी पोजीशन हो गई है, तो 80 पोजीशन हो गई है, जो 5 प्लेसेस से इंप्रूव हो गया है ओके। क्वार्टर फर्स्ट की जो रिपोर्ट थी इसमें इंडिया की 85 पोजीशन थी, अब 80 पे पहुंच गया है, राइट। तो इंडिया राइजेज अप टू 5 स्पॉट्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जापान जो है अब तीसरे पे आ गया, पहले पे कौन आ गया, सिंगापुर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है 2023 के, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप कंट्री में देखें तो नॉर्वे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्री। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक है 42 आउट ऑफ 55, टॉप पे है यूएसए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 13 ओके। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक है 126, 2022 में कितनी थी, 136। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर फर्स्ट का इंडिया की रैंक है 85 ओके। और अब कितनी है, प्रेजेंट में 80, जो रिपोर्ट रिलीज की गई है। नेक्स्ट अब आप देखो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में वर्ल्ड बैंक ने एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज किया, इंडिया की रैंक है 38 ओके। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज 2023 की लिस्ट जारी की है, तो सबसे ज़्यादा वेल्दी सिटी कौन सा है, न्यूयॉर्क है जिसको रैंक फर्स्ट दी गई है, फिर है मुंबई जिसको 21st मिला है, फिर दिल्ली 36, कोलकाता 63, हैदराबाद 65 ओके। वर्ल्ड का मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया को रैंक दी गई है 77 ओके। तो क्रिमिनल की भी रैंकिंग रिलीज की गई है, इंडिया में रैंक है 75। टॉप किसने किया है, तो वेनेजुएला ओके। सो वेनेजुएला ने टॉप किया है। सो ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स भी आपको ध्यान रखनी है, और ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखो इंपॉर्टेंट हम बुक्स देखने वाले हैं जो रिलीज की गई हैं जुलाई में। 105th क्वेश्चन इज द बुक अ फूल्स जर्नी इज रिटन बाय हुम।
अ फूल्स जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सारिका भारद्वाज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सारिका भारद्वाज ने रिलीज की है अ बुक फूल्स जर्नी रिटन बाय सारिका भारद्वाज। ओके, तो आप देखो फूल की जर्नी की बात हो रही है, राइट? तो फूल एक तरीके से क्या है, आप इसको एज अ फ्लावर रिलेट करो तो फ्लावर यानी कि फूल, और फूल की क्या आती है, बाहर आती है, राइट? तो फूल जब खिले रहते हैं तो बाहर आती है, तो बाहर से भारद्वाज याद रखना है। सो सारिका भारद्वाज की बुक है अ फूल्स जर्नी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिज्म द एनिस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो? प्रिज्म द एनिस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद मनकारा। ओके, सो आप देखो ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर राइटर विनोद मनकारा की न्यू बुक है जो रिलीज हुई है फ्रॉम द रॉकेट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके, तो इनकी जो ये बुक है ये रिलीज की गई है कहाँ से? स्पेस सेंटर सतीश धवन से, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके, एक जो यूनिक लॉन्च है इस बुक का क्या नाम है? प्रिज्म द एनिस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो, जो कलेक्शन है किसका? साइंस के आर्टिकल्स का। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व? अब आप देखो क्या नाम है इस बुक का? माया ओके मोदी आजाद। तो अब आप देखो हर चीज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है तो आपको ध्यान रखना है किसके टाइम पे, इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व किसने लिखी? सुधा पाई एंड सज्जन कुमार। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई इतनी पॉलिटिक्स मत करो, ओके हिंदुत्व के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स मत करो, सुधर जाओ, सज्जन बनो। तो सुधा पाई और सज्जन कुमार। क्वेश्चन नंबर 108 इज द बुक टाइटल थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय हुम? किसने लिखा ये ऑटोबायोग्राफी? खुद से लिखी गई, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी.एन. सेशन। क्या नाम है इनका? टी.एन. सेशन, राइट? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी.एन. सेशन। क्वेश्चन नंबर 109 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई? किसने लिखा? APJM नसीमा, मरी अक्कर एंड डॉक्टर YS रजन। ओके, सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज जो है इनकी नेवर डाई, किसने लिखा? APJM नसीमा, मरी अक्कर एंड डॉक्टर YS रजन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब हम देखने वाले हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 110 इज द रिंग ऑफ फायर इज नोन फॉर? तो रिंग ऑफ फायर जो है किस लिए जाना जाता है? तो आप देखो फोटो से ही आपको देख के पता लग गया क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके, तो इसको जाना जाता है फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो ये जो रिंग ऑफ फायर है इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, जो एक पाथ है अलोंग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज बाय एक्टिव वॉल्केनोज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन के पास रिंग ऑफ फायर ये है। ओके, और रिसेंटली अभी पेरू के पास जो वॉल्केनोज हैं वहाँ पर गैसेज देखने को मिले हैं। ओके, ये जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो याद रखना है आपको रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो ये जो पूरा एक बेल्ट है पैसिफिक ओशन के पास। ठीक है, ध्यान रखना है आपको किस लिए फेमस है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। और पेरू को रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया स्टेट ऑफ इमरजेंसी 60 डेज के लिए इन द एरिया सराउंडिंग द यूबिनास वॉल्केनो। ओके, तो यूबिनास वॉल्केनो है और जो किसके पास है, पेरू के पास है। यहाँ पर 60 डेज के लिए स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई। ओके, और ये जो रिपोर्ट है पेरुवियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स, जिसमें वॉल्केनो हैज़ बीन एमिटिंग ऐश एंड गैस, जिसमें वॉल्केनो से ऐश और गैस देखने को मिला। ओके, तो पेरू में इसी वजह से स्टेट इमरजेंसी लगाई गई 60 डेज के लिए। तो याद रखना है आपको रिंग ऑफ फायर रिलेटेड है फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए, और इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, जो एक पूरा पाथ है अलोंग द पैसिफिक ओशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अचीव 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस? किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? करेक्ट आंसर है आपका सिक्किम। ओके, तो आप देखो ये जो दर्जा है सिक्किम ने बहुत पहले ही हासिल कर लिया था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है, राइट? तो फर्स्ट स्टेट जिसने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस ओके जिसने अचीव किया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ओके, अब आप देखो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने बोला कि जो एंटायर कंट्री है इंडिया का, तो ये डिक्लेयर किया जाएगा इसको ओपन डेफिकेशन फ्री विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो 5 साल में आते आते तक पूरा जो कंट्री है इसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ओके, और फोकस क्या है इसका, ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन एवरी विलेज। हर एक विलेज में सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ऑब्वियसली डिक्लेयर हो जाएगा ओपन डेफिकेशन फ्री, राइट? तो आगे के नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का ये टारगेट रखा है, किसने बोला? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ओके, अब आप देखो बात हो रही है सिक्किम की, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बना था ये, राइट? तो आप देखो सिक्किम हैज़ बीन डिक्लेयर इंडिया का फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, और सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन 27 मई 2016 को। On 2 October 2019, all the villages in the 36 states and the union territories of India were declared open defecation free ODF. Okay, so 2 अक्टूबर 2019 में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर किया गया था ओपन डेफिकेशन फ्री। ओके, तो याद रखना है आपको। और आप देखो यहाँ पर क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बना सिक्किम, क्वेश्चन है हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस, तो प्लस स्टेटस किसको मिला? सिक्किम को ही मिला है। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इज नॉट वन ऑफ द 3 सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पार्लियामेंट में कौन सा सत्र भारतीय संसद के 3 सत्रों में से एक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, स्प्रिंग सेशन, बजट सेशन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, स्प्रिंग सेशन। ओके, तो स्प्रिंग सेशन जैसा कोई सेशन नहीं होता इंडियन पार्लियामेंट में। ओके, अब आप देखो जो मॉनसून सेशन है इंडियन पार्लियामेंट का 2023 का, ये स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई एंड विल बिगिन कंटिन्यू टिल 11 अगस्त। 11 अगस्त तक रहेगा, इट मीन्स अभी तक ये चल रहा है। ओके, मॉनसून सीजन चल रहा है। ओके, और ये जो मॉनसून सीजन है पार्लियामेंट का इंडिया का, ये वन ऑफ द 3 सेशंस है जो एवरी ईयर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अदर 2 अगर जो सेशन है वो हम देखें तो एक है बजट सेशन जो फरवरी से मई के बीच में आता है, दूसरा है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर के बीच में आता है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, विच नेम हैज बीन गिवन टू द अलायंस फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी टू द कॉन्टेस्ट द 2024 लोकसभा इलेक्शन। क्वेश्चन पूछा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है। अब बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। ओके, तो इंडिया की एक नई फुल फॉर्म आप देख लो, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ओके, तो ये न्यू पार्टी बनाई गई है फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टीज टू कॉन्टेस्ट द 2024 लोकसभा इलेक्शन। राइट, अब ये देखो ये जो अलायंस फॉर्म हुई है 26 अपोजिशन पार्टीज को मिला के अगेंस्ट द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के खिलाफ। ओके, हैव परफॉर्म द न्यू अलायंस कॉल्ड द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस फॉर इंडिया to contest the 2024 Lok Sabha election on 18 July 2023 in Bengaluru. Okay, तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके लिए मिल के 26 अपोजिशन पार्टीज ने एक न्यू पार्टी बना ली है जिसका नाम क्या रखा, इंडिया रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, क्या नाम है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ओके, 18 जुलाई 2023 को ये फॉर्म किया गया, कहाँ पर, बेंगलुरु में। ओके, क्या नाम है, इंडिया नाम है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीसेंट चेंज मेड बाय ट्विटर इन इट्स ब्रांडिंग। तो ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है। सो ट्विटर ने क्या बदलाव किया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ट्विटर ने अपना जो लोगो है ना इसको चेंज कर दिया है। राइट, सो ध्यान रखना है आपको, अपना इसने लोगो चेंज कर दिया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिप्लेस इट्स ब्लू बर्ड लोगो विथ एन एक्स। पहले ये ब्लू बर्ड का लोगो था, अब ये एक्स कर दिया है। ओके, अब बैकग्राउंड कैसा है इसका, ब्लैक कलर का। ओके, सो एलन मस्क ने अनवील किया है ट्विटर का न्यू लोगो फॉर ट्विटर फ्यूचरिंग अ व्हाइट एक्स ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। राइट, क्योंकि बात हो रही है ट्विटर की, तो ट्विटर की जो प्रेजेंट में सीईओ है, क्या नाम है इनका, लिंडा यासिरनो। ओके, लिंडा यासिरनो, याद रखना है आपको। और एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो इन्होंने इनका लोगो चेंज कर दिया। पहले कौन था, एक बर्ड था, अब क्या हो गया है, एक ब्लैक बैकग्राउंड, एक ब्लैक बैकग्राउंड पे एक व्हाइट क्रॉस है, एक्स है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सीईओ कौन है, लिंडा यासिरनो। राइट, सो आप देखो जुलाई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ओके, वो हमने कवर कर लिया है। राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो।